और डे 7 में मैं आप सब पार्टिसिपेंट का वेलकम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप मुझे सुन पा रहे होंगे और आपको स्क्रीन विजिबल होगा। तो 7वें दिन में आपका स्वागत है और 7वें दिन का सबसे पहला रिपोर्ट जो आज हम डिस्कस करेंगे वो है गायनिकोलॉजी एनालिसिस रिपोर्ट कार्ड। मतलब अगर बात की जाए गायनिकोलॉजी का तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गायनिकोलॉजी? प्लीज रिप्लाई मी इन द चैट बॉक्स की गायनिकोलॉजी का मीनिंग क्या होता है, इसके मायने क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गायनिकोलॉजी। क्योंकि हम हमेशा बात करते हैं गायने प्रॉब्लम गायने प्रॉब्लम गायने प्रॉब्लम, लेकिन गायनिकोलॉजी एक्चुअली होती क्या है? तो सबसे पहले हम जानते हैं, बात करते हैं गायनिकोलॉजी क्या होती है। तो अगर बात की जाए गायनिकोलॉजी का, सो गायनिकोलॉजी क्या है? इट इज ए ब्रांच ऑफ फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन, जहाँ पे बात की जाती है अबाउट वुमेन एंड गर्ल्स का जो भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसके बारे में, और जो भी होती है रिप्रोडक्टिव रिलेटेड प्रॉब्लम या हार्मोन प्रॉब्लम उनके बारे में जो साइंस स्टडी करती है, दैट इज कॉल्ड गायनिकोलॉजी। और अगर बात करें हम गायनिकोलॉजी एनालिसिस रिपोर्ट कार्ड, तो इस रिपोर्ट कार्ड में हम जानेंगे कि महिलाओं के अंदर जो भी कुछ हार्मोन प्रॉब्लम है या उनकी बॉडी में जो पार्ट्स हैं जैसे यूटरस, वेजाइना, ओवरीज, उनमें उनका हेल्थ कैसा हो सकता है। तो सबसे पहले गायनिकोलॉजी एनालिसिस रिपोर्ट कार्ड में हमें जो पहला टेस्ट मिलता है वो मिलता है अबाउट फीमेल हार्मोन। और अगर बात करें हम फीमेल हार्मोन का, तो फीमेल्स की बॉडी में वैसे तो बहुत सारे हार्मोन होते हैं, लेकिन जब बात आती है उनके ओवरऑल हेल्थ का, तो बेसिकली 4 मेन फीमेल हार्मोन है विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एंटायर हेल्थ। तो अगर बात की जाए उन 4 हार्मोन का, तो उनके नाम है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, एल एच मतलब सॉरी एल एच मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और एफ एस एच मतलब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये 4 हार्मोन एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, एल एच और एफ एस एच कहलाते हैं फीमेल हार्मोन। और ये चारों हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है महिलाओं के मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए, उसके अलावा फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एग, और रिस्पॉन्सिबल है जो भी बॉडी में डेवलपमेंट होता है आफ्टर प्यूबर्टी उन सबको कंट्रोल करते हैं ये 4 हार्मोन। तो ये 4 हार्मोन कौन से हैं? ये हैं एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, एलएच और एफएसएच। तो अगर बात करें हम सबसे पहले एलएच और एफएसएच का, तो ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये बनते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर, जो होता है ब्रेन के अंदर, ब्रेन में दिमाग में होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, और वहां पे सिक्रेट होते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और ओवरीज के अंदर, महिलाओं की ओवरीज के अंदर वो बनते हैं 2 हार्मोन, और वो है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। तो अगर बात करें हम इनके रोल्स का, फंक्शन का, तो सबसे पहले एस्ट्रोजन की अगर बात की जाए तो ये महिलाओं की सेक्सुअल हेल्थ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। उसके साथ साथ दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट, और जो भी महिलाओं के सेकेंड कैरेक्टर्स होते हैं जैसे ब्रेस्ट का एनलार्जमेंट, हिप का वाइडनिंग हो जाना, या उनका सेक्सुअल हेल्थ, उसको निर्धारित करता है एस्ट्रोजन हार्मोन। दूसरा है जो ओवरी से हार्मोन बनता है वो है प्रोजेस्टेरॉन, और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है रिस्पॉन्सिबल फॉर हेल्दी इम्प्लांटेशन ऑफ द फर्टिलाइज्ड एग। यानी जब एक अंडा फर्टिलाइज हो जाता है तो उसके बाद उसका जो इम्प्लांटेशन है यूट्रस में, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोजेस्टेरॉन। और अगर बात करें हम एलएच का, एलएच मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और ये हेल्प करता है इन ओव्यूलेशन, अंडे को बनने के लिए चाहिए होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और एफएसएच मतलब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये स्टिमुलेट करता है फॉलिकुलर प्रोडक्शन को, ताकि जब अंडा बने तो वो ओवरीज से निकल के यूट्रस में जा सके। तो अगर बात करें हम फीमेल हार्मोन का, तो 4 हार्मोन एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, एलएच और एफएसएच। और अगर फीमेल हार्मोन का जो लेवल है, इंडेक्स है, वो कम आता है तो इंडिकेट करता है कि महिलाओं के अंदर हो सकता है डेफिशिएंसी ऑफ एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, एलएच और एफएसएच। और जब भी इनमें कमी आएगा तो सबसे पहले जो प्रभाव पड़ेगा वो पड़ेगा महिलाओं के मेंस्ट्रुअल साइकिल पे। जो भी एमसीज होता है उसका जो टाइमिंग है या उसका जो समय उसमें आएगा अप
एंड डाउन अगर है फीमेल हार्मोन फंक्शन डाउन, अगर ये फंक्शन डाउन है, सिक्रेशन कम होता है, तो सबसे पहले क्या होगा, एमसी साइकिल का टाइमिंग डिस्टर्ब होगा, उसमें होगा गड़बड़ी, कभी एमसी जल्दी आएगा और कभी आएगा बहुत समय के बाद। लेकिन अगर फीमेल हार्मोन का लेवल नॉर्मल है देन एमसीज विल बी रेगुलेटेड, दैट विल बी नॉर्मल। और अगर फीमेल हार्मोन का जो लेवल है वो हाई हो जाता है तो उससे भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, वो आगे बात करेंगे। तो अगर हमें जानना है कि फीमेल हार्मोन का फंक्शन क्या क्या है और किस स्टेज पे कौन सा हार्मोन कम या ज्यादा हो सकता है और क्या है उसकी इंपोर्टेंस, तो सबसे पहले अगर बात करें महिलाओं का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसको डिवाइड किया जाता है 4 फेज में, और ये आपके सामने फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, फेज 1, फेज 2, फेज 3 और फेज 4। और सबसे पहले जो है वो होता है फेज 1, और ये चलता है 3 से लेके 7 दिन, यानी जिस दिन महिलाओं को मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है उससे लेके नेक्स्ट 7 डेज तक होता है फेज 1। और फेज 1 के अंदर इसको बोलते हैं मेंस्ट्रुअल फेज। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एस्ट्रोजन और जो प्रोजेस्टेरोन है उनका जो लेवल है वो होता है बहुत ही कम, बहुत ही डाउन। और उसमें क्या होता है ब्लीडिंग, चलता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। और उसके बाद आफ्टर 7 डेज के बाद आता है ओवुलेशन फेज, लेकिन फेज 2 साथ में चलता है और पहले दिन से लेके अगले 16 दिन तक, पहले से 16 दिन तक चलता है फेज 2 साथ में, और वो है फॉलिकुलर फेज। और ये क्या करता है, इससे बनता है हमारा फॉलिक्यूल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एक्टिवेट होता है बाय पिट्यूटरी ग्लैंड ऑफ द फीमेल। और ये क्या करता है, ये तब तक चलता है, तब तक इसका सिक्रेशन होता रहता है जब तक अंडा ना बन जाए। अंडे के बनने तक फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है उसका जो लेवल है वो रहेगा थोड़ा सा ज्यादा। तीसरा जो फेज है वो है ओवुलेशन फेज, और ये होता है 3 से लेके 4 दिन, और टिपिकली ये होता है बिटवीन 14th टू 17th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। 14 से लेके 17 दिन के बीच का जो टाइम होता है, बीच में वो होता है ओवुलेशन फेज। और इसमें क्या होता है, इसमें लेवल ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एलएच का लेवल होता है बहुत ही हाई, जिससे बनता है ओवुलेशन, जिससे बनता है अंडा। और जब अंडा बन जाता है और उस अंडे के साथ अगर स्पर्म का कांटेक्ट हो जाता है तो अंडा फर्टिलाइज हो सकता है। और जब अंडा फर्टिलाइज हो जाता है तो फिर आता है हमारा 4th पेज। अगर एग फर्टिलाइज हो गया तो लेवल ऑफ एस्ट्रोजन गिर जाएगा और प्रोजेस्टेरोन लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा ताकि हो सके उसका हेल्दी इम्प्लांटेशन इन द यूट्रस। लेकिन अगर अंडा फर्टिलाइज नहीं होता है तो उससे क्या होगा, उससे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का जो लेवल है दोनों बढ़ेंगे, और जब दोनों बढ़ेंगे तो और अंडा फर्टिलाइज नहीं हो पाएगा तो क्या होगा, एकदम से इनका लेवल डाउन होगा। और जब लेवल डाउन होगा तो वो एक सिग्नल होगा पिट्यूटरी ग्लैंड को कि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, तो आप स्टार्ट कीजिए द प्रोसेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल और स्टार्ट होंगे प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम। तो अगर बात करें फीमेल हार्मोन का तो पहले 7 दिन हाई होता है लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन, और एस्ट्रोजन की बात करें तो लेवल का डाउन होता है। और पहले 16 दिन, 1 से लेकर 16 दिन होता है हाई लेवल ऑफ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और 14 से लेकर 17 दिन में होता है हाई लेवल ऑफ एस्ट्रोजन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और अगर फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो होता है हाई लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन और होता है लो लेवल ऑफ एस्ट्रोजन। और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो फिर होता है बोथ जो हार्मोन है, एस्ट्रोजन हो चाहे वो प्रोजेस्टेरोन, दोनों का लेवल गिर जाता है और स्टार्ट होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो ये है ऑल अबाउट फीमेल हार्मोन। सेकंड यहाँ पे जो टेस्ट आता है वो आता है गोनेडोट्रोपिन। और गोनेडोट्रोपिन की अगर बात करें तो गोनेडोट्रोपिन मतलब द गोनेड्स जहां पे बनते हैं फीमेल फीमेल का अंडा, और अंडे जो बनता है फीमेल में वो बनता है इन ओवरीज। तो गोनेड्स मतलब ओवरीज, तो ये बताता है अबाउट द ओवरीज फंक्शन। अगर गोनेडोट्रोपिन का लेवल डाउन है मींस ओवरीज का जो फंक्शन है वो डाउन हो सकता है, और ओवरीज का फंक्शन डाउन होगा उससे क्या होगा, उससे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कम बनेगा, और उससे क्या होगा, प्रॉब्लम इन मेंस्ट्रुअल साइकिल, प्रॉब्लम इन कंसीविंग एंड लो सेक्सुअल डिजायर। अगर ये लेवल ज्यादा हो जाता है तो उससे भी हो जाता है हार्मोनल डिसबैलेंसिंग। अगर लेवल नॉर्मल रहता है
दैट इज गुड फॉर फीमेल हेल्थ। तीसरा जो टेस्ट यहाँ पे आता है वो है प्रोलैक्टिन। और अगर बात करें प्रोलैक्टिन का, तो ये एक बहुत कहीं इंपोर्टेंट हार्मोन्स है जो महिलाओं में, अगर बात करें प्रोलैक्टिन का, अगर कोई महिला गर्भवती है तो गर्भवती महिला में अगर प्रोलैक्टिन का जो लेवल है वो डाउन होगा तो उससे क्या होगा, उससे जो ब्रेस्ट का डेवलपमेंट है वो कम होगा, और कम होगा फॉर्मेशन ऑफ मिल्क। अगर महिला है गर्भवती तो ये लेवल अगर डाउन है तो ब्रेस्ट का डेवलपमेंट कम होगा और होगा लेस मिल्क प्रोडक्शन, तो लैक्टेशन में प्रॉब्लम आ सकता है। लेकिन अगर महिला प्रेग्नेंट नहीं है और महिला नॉर्मल है और प्रेगनेंसी नहीं है, उसके बावजूद अगर है लो लेवल ऑफ प्रोलैक्टिन तो उससे क्या होगा, उससे महिलाओं का जो सेक्सुअल डिजायर्स है वो डाउन होगा, सेक्सुअल फंक्शन प्रभावित होंगे और होगा लो एनर्जी लेवल। और अगर ये फंक्शन ज्यादा हो जाता है, सिक्रेशन ज्यादा हो जाता है इन्हें नॉन प्रेग्नेंट वुमेन, तो उससे क्या होगा, उससे भी हो सकता है प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या होगा, एंजाइटी, बेचैनी बढ़ सकता है, और हो सकता है सर में दर्द या थोड़ा इरिटेशन टाइप का हो सकता है अगर हो हाई लेवल ऑफ प्रोलैक्टिन इन ए नॉन प्रेग्नेंट वुमेन। तो अगर प्रोलैक्टिन की बात करें, महिला अगर गर्भवती है और उसमें अगर ये कम है तो मिल्क फॉर्मेशन कम होगा, ब्रेस्ट का साइज छोटा रहेगा। और अगर महिला गर्भवती नहीं है और उसमें कम है प्रोलैक्टिन तो सेक्सुअल डिजायर कम होगा, एनर्जी लेवल डाउन होगा और होगा लो बॉडी एनर्जी लेवल। अगर बात करें नेक्स्ट टेस्ट का तो वो है प्रोजेस्टेरॉन, और ये एक अगेन इंपॉर्टेंट हार्मोन है जो सिक्रेट करती है ओवरीज, और ये हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर कैरिंग आउट ए नॉर्मल प्रेगनेंसी। यानी अगर किसी महिला को बार बार मिसकैरेज होता है तो उसका सबसे बड़ा जो फैक्टर होता है वो होता है डेफिशिएंसी ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। अगर किसी महिला को बार बार गर्भपात होता है तो वो होता है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की कमी से। तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का लेवल अगर डाउन होगा तो महिलाओं को कंसीव करने में प्रॉब्लम होगी। उसके साथ साथ अगर कंसीविंग हो गया तो उनको बार बार प्रॉब्लम हो सकता है, मिसकंसीविंग हो सकता है गर्भपात का प्रॉब्लम। लेकिन अगर लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो इससे क्या होगा, इससे जो उनका मेस्ट्रुअल साइकिल है उसमें प्रॉब्लम आ सकता है, क्योंकि ये हार्मोन बढ़ना तब चाहिए जब होती है महिला गर्भवती, और महिला अगर गर्भवती नहीं है और फिर भी ये लेवल बढ़ जाता है तो उससे क्या होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब हो सकता है। सो दिस इज द हार्मोन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग आउट ए नॉर्मल प्रेगनेंसी। अगर महिलाएं चाहती हैं कि उनको गर्भपात का प्रॉब्लम ना हो तो उसके लिए चाहिए उन्हें हाई लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। और नेक्स्ट यहाँ पे जो टेस्ट हमें मिलता है वो मिलता है वेजिनाइटिस कोफिशिएंट। और अगर हम बात करें वेजिनाइटिस कोफिशिएंट का तो बहुत सिंपल से इसका मायने क्या है, वेजिनाइटिस मतलब इन्फेक्शन ऑफ द वेजाइना। महिलाओं में जब होता है योनि में संक्रमण तो वो कहलाता है वेजिनाइटिस। और जब किसी महिला को होता है वेजाइना में इन्फेक्शन तो इससे क्या होता है, इससे होता है इचिंग, खुजली प्रॉब्लम, और होता है प्रॉब्लम ऑफ डिस्चार्जिंग जिसको बोलते हैं कॉमनली ल्यूकोरिया प्रॉब्लम। तो जब किसी महिला का जो वेजिनाइटिस कोफिशिएंट इंडेक्स ज्यादा आता है तो इंडिकेट करता है कि उसको हो सकता है वेजाइना में इन्फेक्शन, उससे होगा इचिंग, इरिटेशन, और हो सकता है हाई डिस्चार्जिंग प्रॉब्लम। अगर ये फंक्शन डाउन है, कम है, मींस महिला का जो वेजाइना का हेल्थ है दैट माइट बी गुड, वो हेल्दी हो सकती है। लेकिन अगर लेवल हाई है दैट विल इंडिकेट इन्फेक्शन हो सकता है। और नेक्स्ट जो टेस्ट है वो है PID, और इसको बोलते हैं पेल्विक इंफ्लेमेटरी डिजीज। पेल्विक इंफ्लेमेटरी डिजीज अगेन ये है पेल्विक का इंफ्लेमेशन, यानी जो पेल्विक रीजन महिलाओं का उसमें अगर हो जाता है इन्फेक्शन तो वो कहलाता है पेल्विक इंफ्लेमेटरी डिजीज। तो अगर बात करें पेल्विक का तो वो कहां पे होता है, वो एरिया जहां पे वेजाइना और यूट्रस का कांटेक्ट होता है, जहां पे मिलते हैं उनका जो ओपनिंग होता है वो कहलाता है पेल्विक। और अगर मैं आपको दिखाना चाहूं तो मेरे पास उसका पिक्चर भी है, आप देख सकते हैं। पेल्विक की अगर बात करें तो ये है पेल्विक, सॉरी दिस इज पेल्विक रीजन। और इस रीजन में जब प्रॉब्लम होता है तो उससे क्या होता है, पेट के अंदर लोअर एब्डोमेन में पेन होता है, उसके अलावा होता है वेजाइनल डिस्चार्जिंग और
वो इसमें एक प्रॉब्लम जो सिम्टम कॉमन है वो क्या है कि जब किसी महिला को होता है PID इन्फेक्शन, तो जब एमसीज ठीक हो जाती हैं तो उसके बाद भी कभी भी ब्लीडिंग हो सकता है, और एमसीज रुक जाने के बाद भी अगर महिला को ब्लीडिंग हो जाता है बीच बीच में, दैट इज अ सिम्टम। ये हो सकता है प्रॉब्लम ऑफ पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज। और इसमें क्या होता है, इसमें होता है इन्फेक्शन ऑफ बैक्टीरिया मोस्टली, और इसमें क्या होता है जो बैक्टीरिया है उसका जो ग्रोथ है वो जाता है नीचे से ऊपर, तो इन्फेक्शन स्टार्ट होगा वेजाइना में, वहां से इन्फेक्शन पहुंचेगा यूट्रस में, यूट्रस से फ्लोपियन ट्यूब में, और फ्लोपियन ट्यूब से इन्फेक्शन पहुंचेगा इन द ओवरीज। तो इन्फेक्शन नीचे से ऊपर बढ़ता जाएगा और उससे क्या होगा, एब्डोमिनल पेन होगा, डिस्कम्फर्ट होगा, होगा हैवी डिस्चार्जिंग, और हो सकता है ब्लीडिंग प्रॉब्लम इन बिटवीन द मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो अगर ये आईडी कोफिशिएंट ज्यादा है तो इंडिकेट करेगा कि इन्फेक्शन प्रॉब्लम हो सकता है इन द पेल्विक रीजन। अगर फंक्शन डाउन है, वैल्यू डाउन है, दैट इज गुड फॉर फीमेल हेल्थ। नेक्स्ट जो यहाँ पे टेस्ट आता है इसके बारे में हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे, दैट इज एपेंडिजाइटिस। नेक्स्ट जो आप बता सकते हैं वो है सर्विसाइटिस कॉफिशिएंट। और अगर बात करें हम सर्विसाइटिस का, तो ये क्या है, दिस इज द इन्फेक्शन ऑफ द सर्विक्स रीजन। सर्विक्स में अगर होता है इन्फेक्शन तो वो कहलाता है सर्विसाइटिस। और सर्विक्स क्या है, जहां पे वेजाइना और यूट्रस का ओपनिंग मिलता है वो कहलाता है सर्विक्स रीजन। जैसे पिक्चर में आपको दिखाया था, दिस इज सर्विक्स, ये वेजाइना है और ये यूट्रस है, तो ये जो मिलता है यहाँ पे जो पार्ट होता है ये कहलाता है सर्विक्स। तो अगर सर्विक्स नॉर्मल है तो वो ऐसा होता है, लेकिन अगर है सर्विक्स में इन्फेक्शन तो ऐसा हो जाता है सर्विक्स का हेल्थ। और इससे क्या होता है, इससे होता है हैवी डिस्चार्जिंग, जिसको हम बोल सकते हैं हाई ल्यूकोरिया प्रॉब्लम। उसके अलावा जब किसी की महिला को होता है सर्विस में इन्फेक्शन तो उसमें भी क्या होता है, एब्डोमिनल पेन, हैवी डिस्चार्जिंग के साथ साथ ब्लीडिंग इन बिटवीन द मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो ये इंडिकेशन है कि हो सकता है सर्विक्स में इन्फेक्शन अगर है हाई लेवल ऑफ सर्विसाइटिस कॉफिशिएंट। अगर लेवल डाउन है, यहाँ पे मेजरमेंट कम है, दैट इज गुड फॉर वुमेन हेल्थ। और लास्ट जो यहाँ पे टेस्ट है वो है ओवेरियन सिस्ट कॉफिशिएंट, और ये बताता है अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ हैविंग ओवेरियन सिस्ट। और अगर बात की जाए ओवेरियन सिस्ट का, तो ये क्या होता है कि जब महिलाओं का लाइफस्टाइल या उनके हार्मोन में कोई प्रॉब्लम आता है, सबसे मेन कॉज है हार्मोनल डिसबैलेंसिंग महिलाओं में जब होता है, तो उससे ओवरीज के अंदर होते हैं बहुत सारे सिस्ट का फॉर्मेशन। सिस्ट क्या है, फ्लूइड फिल्ड विद सैक, और उससे क्या होता है वो जो सैक बनती हैं वो फ्लूइड होते हैं, वो ओवरीज के अंदर जमा होने शुरू हो जाते हैं, एंड दैट कॉज ओवेरियन सिस्ट प्रॉब्लम। और आज के वर्तमान दौर की बात करें तो आज के टाइम बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और वो है ओवेरियन सिस्ट का। तो ये क्या है, कलेक्शन ऑफ फ्लूइड सराउंडेड बाय वेरी थिन वॉल विद इन द ओवरीज। और जब किसी महिला के अंदर ओवेरियन सिस्ट कोफिशिएंट बढ़ता है तो ये इंडिकेट करता है कि उसके अंदर हो सकता है ओवरीज में बहुत सारे सिस्ट। और अगर सिस्ट ओवरीज के अंदर डेवलप हो जाते हैं तो उसके क्या क्या सिम्टम हो सकते हैं और क्या क्या उसके लक्षण हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, ब्लोटिंग या स्वेलिंग, पेट के अंदर सूजन आएगी। उसके अलावा जो लोअर एब्डोमेन है, नीचे का जो पेट होता है, वहां पे क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा। उसके अलावा जो बाउल मूवमेंट है, जो स्टूल पासिंग है, उसमें होगा बहुत ज्यादा पेन, पीरियड्स होंगे इरेगुलर, टाइमिंग जो है पीरियड्स का वो डिस्टर्ब हो जाएगा, वो पीरियड्स जल्दी आएंगे, कभी आएंगे समय से पहले। उसके अलावा जो पीरियड्स में जो ब्लीडिंग होगा, जो फ्लो होगा ब्लड का, वो भी हो जाता है अप एंड डाउन। उसके अलावा जो पेन होता है वो एब्डोमेन से होते हुए नीचे पेल्विक्स सर्विक्स तक पहुंच जाता है और होता है बहुत हैवी पेन इन द लोअर एब्डोमेन। उसके साथ साथ अगर थोड़ा सा महिला खाना खा ले, हल्का सा खाना खाती है, फिर भी क्या होता है, पेट भर जाता है, तो ये भी एक सिम्टम है ओवेरियन सिस्ट का। उसके अलावा अगर किसी को बार बार स्टूल पासिंग होता है या बार बार उसको जाना पड़ता है यूरिनेशन के लिए, दैट इज सिम्टम ऑफ हैविंग ओवेरियन सिस्ट। उसके अलावा अगर यूरिनेशन कंप्लीट नहीं हो पाता, यानी जो ब्लैडर है वो पूरा खाली नहीं हो पाता, भरा रहता है, तो वो भी एक इंडिकेशन है कि हो सकता है सिस्ट का प्रॉब्लम। उसके अलावा भूख ना लगना, वोमिटिंग का फीलिंग आना, उसके अलावा हॉर्मोन्स में फ्लक्चुएशन होना, और ब्रेस्ट के अंदर होना टाइटनेस और उससे होना पेन, ये सब सिम्टम है ओवेरियन सिस्ट के। तो ओवेरियन सिस्ट कोफिशिएंट अगर ज्यादा होगा उससे क्या होगा,
ओवेरीज अपना प्रॉपर फंक्शन नहीं करेंगी। फंक्शन क्या है? बनाना एस्ट्रोजन को और प्रोजेस्टेरोन को, और एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन नहीं बनेंगी तो क्या होगा? मेंस्ट्रुअल साइकिल में आएंगी डिस्टरबेंस और प्रॉब्लम होगा इन कंसीविंग। इसलिए जब भी किसी महिला को होते हैं ओवेरियन सिस्ट, तो उसके अंदर क्या होती है? इनफर्टिलिटी जो इम्पोर्टेंसी है वो बढ़ जाती है, और प्रॉब्लम आती है इन डेवलपिंग प्रॉपर फर्टिलिटी, और जो एमसीज हैं वो डिस्टर्ब हो जाती हैं बिकॉज एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का जो फॉर्मेशन है वो नहीं हो पाता। तो ओवेरियन सिस्ट कोएफिशिएंट ज्यादा आएगा, दैट इज ए सीरियस कंसर्न फॉर फीमेल हेल्थ। अगर ये फंक्शन डाउन है, दैट इज गुड फॉर फीमेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ। सो दिस इज ऑल अबाउट गायनिकोलॉजी एनालिसिस रिपोर्ट कार्ड। और इस रिपोर्ट कार्ड की बात करें तो अगर इसमें फीमेल हार्मोन, गोनेडोट्रोपिन, प्रोलैक्ट्रॉन, प्रोजेस्टेरोन में कोई प्रॉब्लम है तो इनको कंट्रोल करने के लिए, मैनेज करने के लिए आपको देना पड़ेगा हार्मोन बैलेंस और वुमेन हेल्थ जूस के साथ में फेमिनाइन ड्रॉप। अगर आप देंगे तो जो हार्मोन में डिसबैलेंसिंग है वो कंट्रोल होगा और महिला का जो स्वास्थ्य है वो बेहतर हो सकता है। उसके साथ साथ अगर किसी महिला को अगर है प्रॉब्लम ऑफ वेजिनाइटिस, पीआईडी या प्रॉब्लम ऑफ सर्विसाइटिस, तो उसमें आप वुमेन हेल्थ जूस के साथ ऐड कर सकते हैं यूटीआई केयर टैबलेट, लेडी केयर सिरप, और आप दे सकते हैं अकाई बेरी जूस। और अगर है ओवेरियन सिस्ट तो उसमें भी आप दे सकते हैं वुमेन हेल्थ जूस, अकाई जूस, यूटीआई केयर और करक्यूमिन कैप्सूल या हल्दी ड्रॉप। आपको मिलेगा उसमें शानदार बेहतरीन परिणाम। सो दिस इज ऑल अबाउट गायनेकोलॉजी फंक्शन एनालिसिस रिपोर्ट कार्ड। नेक्स्ट रिपोर्ट कार्ड जो रिलेटेड है महिलाओं के हेल्थ से वो है, नेक्स्ट रिपोर्ट कार्ड इज मेंस्ट्रुअल साइकिल। और अगर बात करें मेंस्ट्रुअल साइकिल का तो ये इस मेंस्ट्रुअल साइकिल एनालिसिस रिपोर्ट कार्ड में हमें मिलती हैं 4 रिपोर्ट, 4 टेस्ट। पहला जो है वो है बीटा हार्मोन। और अगर हम बात करें बीटा हार्मोन का तो महिलाओं में जो बीटा हार्मोन होता है उसका जो नाम होता है वो होता है 3EP। 3EP को बोलते हैं बीटा हार्मोन, और इसका पूरा नाम होता है बीटा एस्ट्राडोयल फॉस्फेटेज, बीटा एस्ट्राडोयल फॉस्फेटेज। और अगर बात करें हम बीटा एस्ट्राडोयल फॉस्फेटेज का तो ये वो हार्मोन है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल। अगर बात करें इसके लेवल का तो पहले 7 दिन इसका जो लेवल है वो होता है डाउन, और 7 से लेके 21 दिन तक इसका जो लेवल होता है वो होता है नॉर्मल, और 21 से लेके 28 दिन में जो टाइमिंग होता है उसमें इसका लेवल हो जाता है डाउन। तो ये है बीटा हार्मोन। और बीटा हार्मोन में अगर कमी आएगा, इसमें फंक्शन डाउन होंगी तो उससे क्या होगा? जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का प्रोसेस है उसमें आएगा प्रॉब्लम, और सबसे ज्यादा दिक्कत क्या आएगा? प्रॉब्लम इन ब्लीडिंग। ब्लीडिंग में बहुत प्रॉब्लम हो सकता है अगर हो प्रॉब्लम इन बीटा हार्मोन। सेकेंड यहाँ पे जो टेस्ट है वो है रिफ्लेक्ट प्रोटीन। और अगर बात करें हम रिफ्लेक्ट प्रोटीन का तो ये एक ऐसा टेस्ट होता है जो डिफरेंशिएट करता है बिटवीन ए ओवुलेटरी एंड नॉन ओवुलेटरी मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो अगर किसी महिला के अंदर रिफ्लेक्ट प्रोटीन का जो लेवल है वो डाउन आता है तो ये इंडिकेट करता है कि उसका जो एमसीज है उसमें जो अंडा बनता है उसके अंडे के बनने में कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है। अगर हो लो अमाउंट ऑफ रिफ्लेक्ट प्रोटीन तो उससे क्या होगा? उस महिला को प्रॉब्लम होगा इन कंसीविंग। अगर रिफ्लेक्ट प्रोटीन का जो लेवल है वो हाई होता है, ज्यादा होता है, तो इंडिकेट करता है कि महिलाओं को कंसीव करने में आसानी होगी और होगा ज्यादा चांसेस ऑफ हैविंग फर्टिलाइजेशन। तो अगर रिफ्लेक्ट प्रोटीन का मात्रा कम आएगा तो उससे क्या होगा? प्रॉब्लम ऑफ कंसीविंग कम हो सकती है, चांस ऑफ कंसीविंग कम हो जाएंगे। लेकिन इसका लेवल ज्यादा है, दैट इज गुड फॉर कंसीविंग या फर्टिलाइजेशन चांसेस। तीसरा जो यहाँ पे टेस्ट है दैट इज मोस्ट क्रूशियल फॉर मेंस्ट्रुअल साइकिल, और वो है फिब्रिनोजन। तो अगर हम बात करें फिब्रिनोजन के बारे में तो फिब्रिनोजन क्या है? फिब्रिनोजन है एक हमारा हार्मोन जो बनता है लिवर के अंदर, और ये जो फिब्रिनोजन है दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द ब्लड फ्लो। इसको बोलते हैं ब्लड क्लॉटिंग
फैक्टर, ब्लड क्लॉटिंग हार्मोन, और ये बनता है लिवर में अगर लेवल ऑफ फिब्रिनोजन कम है, इसका वैल्यू डाउन है। डाउन है मतलब क्लॉटिंग लेट होगा, देरी से होगा, और क्लॉटिंग लेट होगा उससे क्या होगा, होगा हाई ब्लीडिंग। तो अगर बात करें एमसीज का और फिब्रिनोजन का, तो अगर इसकी मात्रा कम है, फिब्रिनोजन का लेवल अगर कम है तो होगा ज्यादा ब्लीडिंग, अगर इसका लेवल हाई है, ये ज्यादा है, तो होगा कम ब्लीडिंग। तो हम ये कह सकते हैं कि इनका क्या है, इनवर्स रिलेशनशिप। अगर इसका लेवल कम है तो ब्लीडिंग ज्यादा होगी, और लेवल अगर हाई है तो ब्लीडिंग कम होगा ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। और लास्ट में जो यहाँ पे टेस्ट है वो है सेडिमेंटेशन रेट। तो अगर हम बात करें सेडिमेंटेशन रेट का, तो आम भाषा में देखिए व्हाट इज सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, लेयर्स बन के, जब लेयर्स बन के कोई चीज अलग होती है तो कहलाता है सेडिमेंटेशन। जैसे अगर बात करें हम, जो पहाड़ होते हैं, पर्वत होते हैं, उसमें क्या होता है, पहाड़ों की होती है अलग अलग लेयर, दैट इज कॉल्ड सेडिमेंट्स। तो अगर बात करें हम सेडिमेंटेशन टेस्ट की, तो एग्जांपल, अगर आपको दिया जाए एक ट्यूब, टेस्ट ट्यूब होता है जो, अगर वो आपको दे हम और उसमें डाल दें हम पानी, और आपको दिया जाए मिट्टी, बालू मिट्टी, तो क्या होगा, जब आप उस टेस्ट ट्यूब में जिसमें पानी है आप डालेंगे बालू मिट्टी, तो क्या होगा, कुछ देर में वो बालू मिट्टी नीचे जमना शुरू हो जाएगी, और क्या होगा, नीचे बनेगा मिट्टी का लेयर, फिर थोड़ा सा क्लैडिन लेयर, और ऊपर साफ पानी हो जाएगा, और उसको बोलते हैं थ्री लेयर। तो बन गए तीन सेगमेंट। उसी प्रकार अगर बात करें हम मेंस्ट्रुअल साइकिल का या हमारी जनरल हेल्थ का, तो हमारा जो ब्लड होता है, खून होता है, उसमें होती है रेड ब्लड सेल, और उनको बोलते हैं इरेथ्रोसाइट। और मेडिकल साइंस में एक टेस्ट होता है, उसको बोलते हैं ESR, इरेथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। उसमें क्या होता है, उसमें सेम हमारा जो ब्लड सैंपल है वो लिया जाता है और डाला जाता है एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट। तो क्या होता है, कुछ देर में जो उस ब्लड के अंदर है रेड ब्लड सेल वो अलग हो जाती है और नीचे जमना शुरू हो जाती है। अगर ESR रेट बहुत ज्यादा है, यानी बहुत जल्दी आरबीसीज उस ब्लड सैंपल से अलग हो जाती हैं, तो इंडिकेशन होता है कि हो सकता है हमें कोई ना कोई बॉडी में इन्फेक्शन। तो अगर बात करें हम सेडिमेंटेशन रेट का और मेंस्ट्रुअल साइकिल का, तो किसी महिला का आप जांच करते हैं और उसमें सेडिमेंटेशन रेट का अमाउंट ज्यादा आता है, वैल्यू ज्यादा आता है, तो इंडिकेट करता है कि महिलाओं को एमसीज की वजह से हो सकता है प्रॉब्लम ऑफ डिस्चार्जिंग, या हो सकता है प्रॉब्लम ऑफ ल्यूकोरिया। अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल टेस्ट में सेडिमेंटेशन रेट ज्यादा आता है तो एक इंडिकेटर है कि हो सकता है प्रॉब्लम ऑफ हैवी डिस्चार्जिंग बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन। जब होगा वेजाइना में या यूट्रस में इन्फेक्शन, तो उससे होगा हाई सेडिमेंटेशन रेट। अगर ये सेडिमेंटेशन रेट डाउन है, कम है, दैट इज ए इंडिकेटर की महिलाओं का जो वेजाइना है या यूट्रस है वहां पे कोई इन्फेक्शन नहीं होगा। और अगर जनरली बात करें, अगर सेडिमेंटेशन रेट हाई है तो इन्फेक्शन होता है, लेकिन अगर ये बहुत ज्यादा हाई हो जाता है तो ये क्या है, इट इज ए नोवल मेजर जो इंडिकेट करता है, बताता है कि हो सकता है प्रॉब्लम ऑफ कैंसर। क्योंकि अगर किसी का ये सार टेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो एक इंडिकेशन होता है कि हो सकता है प्रॉब्लम ऑफ कैंसर। तो सेडिमेंटेशन रेट अगर ज्यादा होगा तो पहला इंडिकेशन क्या है कि हो सकता है प्रॉब्लम ऑफ इन्फेक्शन। अगर ये बहुत ज्यादा है तो हो सकता है प्रॉब्लम ऑफ कैंसर। अगर कम है मींस हेल्थ इज गुड, हेल्थ इज ओके, देयर इज नो इन्फेक्शन। सो दिस इज ऑल अबाउट मेंस्ट्रुअल केयर एनालिसिस रिपोर्ट कार्ड। और इस रिपोर्ट कार्ड में जो भी कुछ वेरिएंस हैं, जो भी कुछ अप एंड डाउन है, अगर आप चाहते हैं उसको आप कंट्रोल करें तो उसके लिए आप दे सकते हैं मेंस्ट्रुअल केयर टैबलेट, लेडी केयर सिरप, और साथ में आप दे सकते हैं फेमिनाइन ड्रॉप या वुमेन हेल्थ जूस। सो दिस इज ऑल अबाउट मेंस्ट्रुअल केयर एनालिसिस रिपोर्ट कार्ड। अब हम बढ़ते हैं आगे और डिस्कस करते हैं आज की अपनी नेक्स्ट रिपोर्ट को जो जुड़ी है महिलाओं से ही, और वो है ब्रेस्ट एनालिसिस रिपोर्ट कार्ड। और ब्रेस्ट एनालिसिस रिपोर्ट कार्ड में सबसे पहला जो टेस्ट हमें मिलता है वो मिलता है हाइपरप्लेशिया ऑफ मेमोरी ग्लैंड। तो अगर बात करें हम हाइपरप्लेशिया, हाइपर मतलब ज्यादा, प्लेशिया मतलब ग्रोथ, तो इसका मतलब क्या है कि जब महिलाओं की जो मेमोरी ग्लैंड्स है
जो ब्रेस्ट के अंदर होती है उसमें अगर हो ओवर ग्रोथ, उसमें ग्रोथ बढ़ जाए, उससे क्या होता है, उससे कई बार हो जाता है ब्रेस्ट के अंदर सिस्ट का फॉर्मेशन। और आमतौर पे जब होता है हाइपरप्लेशिया ऑफ मेमोरी ग्लैंड, तो सिस्ट फॉर्मेशन हो जाता है, गांठें बन जाती हैं, बट दीज आर नॉन कैंसरस सिस्ट, ये कैंसर नहीं होता। ये क्या है, नॉर्मल जो डक्ट लाइनिंग है ब्रेस्ट का उसमें अगर हो जाए ओवर ग्रोथ तो उसको बोलते हैं हाइपरप्लेशिया ऑफ मेमोरी ग्लैंड। अगर ये फंक्शन या वैल्यू ज्यादा आती है तो हो सकता है कि ब्रेस्ट में हो सिस्ट का फॉर्मेशन, लेकिन वो होता है नॉन कैंसरस। अगर ये वैल्यू डाउन आता है तो दैट इज इंडिकेटर कि सिस्ट फॉर्मेशन शायद ब्रेस्ट के अंदर नहीं होगा। दूसरा जो यहाँ पे टेस्ट आता है वो है एक्यूट मैसेटाइटिस कॉफिशिएंट। और एक्यूट मतलब एकदम से, अचानक से। मैसेटाइटिस क्या है, एक इन्फेक्शन है इसका, ब्रेस्ट के अंदर जब होता है इन्फेक्शन तो उसको बोलते हैं मैसेटाइटिस। अब क्या होता है कि जब भी महिलाओं की ब्रेस्ट के जो पोर्स होता है, निप्पल होता है, उसका जो पोर्स होता है उसके अंदर अगर बैक्टीरिया एंटर कर जाए तो उससे होता है ब्रेस्ट के अंदर बैक्टीरिया का इन्फेक्शन, और उससे क्या होता है, ब्रेस्ट में आता है टाइटनेस और होता है फॉर्मेशन ऑफ पस या आ सकती है स्वेलिंग। तो ब्रेस्ट के अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन के हो जाने को बोलते हैं एक्यूट मैसेटाइटिस कॉफिशिएंट। तो अगर ये ज्यादा आता है तो इंडिकेट करता है कि ब्रेस्ट में इन्फेक्शन हो सकता है, और उससे क्या होगा, पस फॉर्मेशन हो सकता है, गांठें बन सकती हैं, और हो सकता है रेडनेस ऑन द ब्रेस्ट, और होगा बहुत ज्यादा पेन या टाइटनेस इन द ब्रेस्ट। तीसरा जो टेस्ट है यहाँ पे वो है क्रॉनिक मैसेटाइटिस कॉफिशिएंट। क्रॉनिक मतलब मैसेटाइटिस जो प्रॉब्लम है जो हमने डिस्कस किया पहले, अगर वो क्रॉनिक है मतलब वो लगातार बार बार होता रहता है तो इसको बोलते हैं क्रॉनिक मैसेटाइटिस कॉफिशिएंट। और ये आमतौर पे होता है इन मिड 40s, 35 से लेके 45 का जो एज होता है उसमें ये प्रॉब्लम होता है बार बार लगातार। तो ये है क्रॉनिक मैसेटाइटिस कॉफिशिएंट। और इसमें क्या होता है, इसमें होता है ज्यादा पस फॉर्मेशन, मवाद ज्यादा बन सकता है, सिस्ट फॉर्मेशन ज्यादा हो सकता है, जो रेडनेस है चेस्ट ब्रेस्ट पे वो ज्यादा होगा, पेन ज्यादा होगा, और ज्यादा होगा टाइटनेस इन द ब्रेस्ट अगर इसका हाई लेवल, अगर लेवल नॉर्म कम है मतलब इन्फेक्शन होने की संभावना बहुत ही कम होगी। और चौथा जो टेस्ट है दैट इज एंडोक्राइन डिस्क्रेशिया कोफिशिएंट। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है जो इंडिकेट करता है कि अगर किसी महिला में एंडोक्राइन डिस्क्रेशिया कोफिशिएंट का जो लेवल है वो बहुत ज्यादा आता है तो इट इज इंडिकेटर की महिला को हो सकता है ब्रेस्ट कैंसर। जब होता है ब्रेस्ट कैंसर तो उसमें क्या होता है, एंडोक्राइन डिस्क्रेशिया कोफिशिएंट का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और जब ये बढ़ता है तो उससे क्या होता है, उससे बनता है ब्रेस्ट के अंदर TNF, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर। और अगर बन रहा है ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर तो इंडिकेट करता है कि प्रॉब्लम हो सकता है ट्यूमर फॉर्मेशन का, और हो सकता है कैंसर का प्रॉब्लम अगर ये लेवल आता है ज्यादा बढ़ा हुआ। अगर कम आता है दैट इज गुड फॉर वुमेन ब्रेस्ट हेल्थ। और लास्ट में जो यहाँ पे टेस्ट है पांचवा वो है फिब्रो एडिनोमा ऑफ ब्रेस्ट कॉफिशिएंट। तो अगर हम बात करें फिब्रो एडिनोमा का तो ये क्या होता है कि जो भी ब्रेस्ट होती है, ब्रेस्ट के अंदर अगर हो जाए प्रॉब्लम, प्रॉब्लम कौन सा, प्रॉब्लम ऑफ फिब्रोइड्स, यानी कि वहां पे हो जाए लंप बन जाए या कहीं गांठें बन जाए तो उससे क्या होता है, उससे जो जो सिस्ट बनती है, जो गांठें बनती हैं वो आमतौर पे इतनी सॉफ्ट बनती हैं कि जब उनको फिजिकली दबाया जाता है तो इतनी सॉफ्ट होती है कि वो दब के नीचे स्किन में अंदर घुस जाती है। और आमतौर पे जो होता है फिब्रोएडेनोमा ऑफ ब्रेस्ट ये होता है नॉन कैंसरस, और जब भी उस गांठ को दबाया जाता है तो वो अंदर स्किन में छुप जाती है। उससे क्या होता है, हल्का सा पेन हो सकता है, डिस्कम्फर्ट हो सकता है, लेकिन आमतौर पे ही होता है नॉन कैंसरस। लेकिन अगर इसका लेवल ज्यादा आता है तो इंडिकेट करता है कि हो सकता है सिस्ट का प्रॉब्लम इन द ब्रेस्ट। और इसका जो रीजन है, इसका रीजन है हमारा हार्मोन बैलेंसिंग। जब हार्मोन का जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाता है तो होता है फिब्रोएडेनोमा ऑफ ब्रेस्ट। उसमें क्या होता है, जब एस्ट्रोजन हार्मोन में प्रॉब्लम आती है तो होते हैं ज्यादा फिब्रोइड्स इन द ब्रेस्ट। सो दिस इज ऑल अबाउट
ब्रेस्ट फंक्शन एनालिसिस रिपोर्ट कार्ड। और ब्रेस्ट के अंदर कोई प्रॉब्लम है, चाहे वो सिस्ट का प्रॉब्लम हो या वो टाइटनेस हो या इन्फेक्शन हो, उसको कंट्रोल करने के लिए आप रेकमेंड कर सकते हैं अकाई जूस, वुमेन हेल्थ जूस, हार्मोन बैलेंस और गैनोडर्मा टैबलेट। अगर आप रेकमेंड करते हैं तो जो सिस्ट फॉर्मेशन है वो कम होगा, इन्फेक्शन कंट्रोल रहेगा और होगा नॉर्मल लेवल ऑफ हार्मोन, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। सो दिस इज ऑल अबाउट ब्रेस्ट फंक्शन एनालिसिस रिपोर्ट कार्ड। और आज का लास्ट रिपोर्ट जो आज मैं डिस्कस करने वाला हूं आपके साथ, वो है अमीनो एसिड फंक्शन एनालिसिस रिपोर्ट कार्ड। और रिपोर्ट कार्ड बताता है कि हमारी बॉडी में अमीनो एसिड का लेवल कैसा हो सकता है। तो अगर बात करें हम अमीनो एसिड का, तो हमारी बॉडी में होते, हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं 20 प्रकार के अमीनो एसिड, जिसमें 9 होते हैं उनको बोला जाता है इसेंशियल अमीनो एसिड और 11 होते हैं नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। इसेंशियल कौन से? वो अमीनो एसिड जिनको हमारी बॉडी खुद नहीं बना पाती, उनको हमें लेना पड़ता है बाहर से अपने फूड में या एज ए सप्लीमेंट, वो कहलाते हैं इसेंशियल अमीनो एसिड। और वो अमीनो एसिड जो हमारी बॉडी में खुद मेटाबोलाइज हो जाते हैं वो कहलाते हैं नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड, और वो होते हैं 11। तो इस रिपोर्ट कार्ड में टोटल 10 अमीनो एसिड के बारे में बताया गया है, और 10 में से जो ऊपर वाले 9 हैं ये होते हैं सॉरी इसेंशियल अमीनो एसिड, और जो है नीचे अर्जिनाइन ये होता है नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। लेकिन अगर बात करें इसेंशियल अमीनो एसिड का, जो है लाइसिन, ट्रिप्टोफैन, फिनाइल एलानाइन, मिथियोनिन, थियोरिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसीन, वैलिन और हिस्टिडाइन, ये हमारी बॉडी में नहीं बनते। इनको हमें लगातार बाहर से, भोजन से या सप्लीमेंट से लेना पड़ता है। अगर नहीं लेंगे तो क्या होगा? डेफिशिएंसी ऑफ अमीनो एसिड। और जब बॉडी में होगा डेफिशिएंसी ऑफ अमीनो एसिड तो बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। और लास्ट में है आर्जिनाइन, और ये एक ऐसा अमीनो एसिड है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉर्मल ब्लड फ्लो, या हम कहें नॉर्मल बीपी, नॉर्मल हार्ट बीटिंग। अगर लेवल ऑफ आर्जिनाइन कम है तो ब्लड का फ्लो है वो स्लो होगा और होगा प्रॉब्लम इन ओवर हार्ट फंक्शनिंग। तो अगर हम बात करें कि किसी की बॉडी में अमीनो एसिड का मात्रा अगर कम हो जाता है तो उससे क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर अमीनो एसिड की बात की जाए, अगर ये कम है तो हमारा जो सेल का सिग्नलिंग पावर है उसमें प्रॉब्लम आ सकता है। प्रोटीन सिंथेसिस कम होगा, बिहेवियर चेंजेस ज्यादा होंगे, स्ट्रेस प्रॉब्लम बढ़ेगा, महिलाओं में लैक्टेशन कम होगा, सेक्सुअल फंक्शन डाउन होगा, बॉडी का जो रूपांतरण है उसमें प्रॉब्लम आएगा, पिगमेंटेशन ज्यादा होगा, मेटाबॉलिज्म डाउन हो जाएगा, अमोनिया रिमूवल कम हो जाएगा। उसके अलावा जो हार्मोन सिक्रेशन है वो डाउन होगा, प्रोटीन का टूटना कम हो जाएगा, डीएनए आरएनए को बनने में प्रॉब्लम आएगा, और बॉडी के अंदर जो लेवल ऑफ फ्लूइड है उसमें आ सकता है प्रॉब्लम। उसके अलावा हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा, एनर्जी लेवल डाउन रहेगा, बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म कमजोर होगा, बॉडी का ग्रोथ डेवलपमेंट प्रभावित होगा, ब्लड का फ्लो डाउन होगा, और बॉडी के अंदर क्या है, प्रोटीन मात्रा कम होगी तो जो हमारी मसल्स है उनका जो हेल्थ है वो भी खराब हो सकता है, भूख ज्यादा लगेगी, और बॉडी का जो बैलेंस है एसिड बेस का वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो अगर हमारी बॉडी में लेवल ऑफ अमीनो एसिड डाउन है तो ये हमें बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। और अगर आप चाहते हैं कि हमारी बॉडी में रहे नॉर्मल लेवल ऑफ अमीनो एसिड तो उसके लिए आप ले सकते हैं कीवा मील रिप्लेसमेंट पाउडर या प्रोटीन पाउडर, ताकि रहे नॉर्मल हेल्दी लेवल ऑफ अमीनो एसिड और हमारी पूरी बॉडी का जो फंक्शन है, हेल्थ है, वो शानदार बेहतरीन बना रहे। बिकॉज ऐसा बोलते हैं दैट अमीनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर बॉडी। अगर ये कम होंगे प्रॉब्लम आएगा तो बॉडी का जो बेस है उसमें डिस्टर्बेंस हो सकता है और बॉडी के सारे फंक्शन प्रभावित होंगे, तो बहुत सारी बॉडी चेंजेस, बदलाव आ सकते हैं। तो इसको दूर करने के लिए आप ले सकते हैं एक डाइट या सप्लीमेंट विच इज रिच इन अमीनो एसिड, और वो हमारे पास है मील रिप्लेसमेंट पाउडर एंड प्रोटीन पाउडर। आप लेंगे तो मिलेगा आपको शानदार अमाउंट में अमीनो एसिड, और हमारा स्वास्थ्य रहेगा बिल्कुल शानदार, बिल्कुल बेहतरीन। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर डे 7